नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल के आक्रोश की आग महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बदलापुर का जख्म लगभग कलकत्ता जैसा ही है। बदलापुर से जो तस्वीरें आई वो इंसानियत को झकझोर देने वाली है। बच्ची के साथ हैवानियत से भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार और सिस्टम सवालों के घेरे में है। बेटी का सवाल, बदलापुर में बवाल। The UP government decides to withdraw the sexual abuse case against Swami Chinmayanand. बच्ची से गंदी बात, विश्वास पर आघात। ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। ठाड़े का हैवान सड़क पर घमासान। नहीं, ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है तो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। दरिंदा नहीं बचेगा, फांसी पर लटकेगा। हेट्रेड का प्रचार कर रहे, उसका ये नतीजा है कि लोगों के अंदर की जो क्रिमिनलाइजेशन जो है, भावना जो है वो बढ़ती जा रही है। कलकत्ता से ठाड़े और कितने दरिंदे। इंक्वायरी होगी, फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। क्या हमारी बेटी बहनें अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है? क्या गली गली दरिंदे और गांव शहर में शैतानों का कब्जा हो गया है? क्या हैवानों के सामने हमारा सिस्टम सड़ गल गया है? क्या बेटियों और बहनों के लिए जीना एक बेरहम सजा है? बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक उबल रहा है, गुस्से की आग में दहल रहा है। दोनों राज्यों का दर्द एक सा है, दोनों राज्यों का जख्म एक सा है। कलकत्ता के बाद ठाड़े की घटना से सब हैरान परेशान हैं। सबके अंदर आक्रोश की ज्वाला है। सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है और तो और सियासी घमासान भी मचा है। जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है। जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया। मासूम से यौन शोषण के बाद बदलापुर में बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने हंगामा काट दिया। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एकजुट हो गए। रेलवे को पूरी तरीके से ठप कर दिया। ट्रेन के आने जाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो गुस्साई भीड़ ने उस स्कूल में भी तोड़फोड़ की, जहां एक हैवान ने बच्ची के साथ हैवानियत की। न केवल परिवार के भरोसे को तोड़ा, बल्कि शिक्षा के मंदिर में महापाप कर दिया। ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है तो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग की आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है और गवर्नमेंट ने, गृह विभाग जो है उन्होंने भी इस मामले में स्थापित की है और तुरंत ही उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करके जो रिपोर्ट है वो सादर करने की सूचनाएं जो है वो गृह मंत्री फडणवीस साहब ने भी दिए है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी, अजीत दादा ने भी वहाँ पे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उनसे सुबह से वो
संपर्क में है। भीड़ की हिंसा से हालात बेकाबू हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। जब बात यहां नहीं रुकी तो लाठीचार्ज की नौबत आ गई। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला इतने भर से नहीं थमा। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन को रेलवे स्टेशन तक आना पड़ा। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करनी पड़ी। गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है, डीसीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत ने भी कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है, इंक्वायरी होगी। फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे, इसके जो आरोपी है उसको सजा हो। ये हमारा भी कहना है, जो लोगों का कहना है। लेकिन सभी माध्यम कर्मियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ट्रेन के ऑपरेशन जो रुके हुए थे, हमने अभी ट्रैक क्लियर किया है। ट्रैक क्लियर करने के बाद में ये रिपोर्ट जो है जिस ऑपरेशंस में, रेलवे ऑपरेशंस में जाना जरूरी होता है, ये ऑपरेशन सही तरह से शुरू होने के लिए, तो उसलिए हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लिया है इस बारे में और मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। मामले ने तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ गई। महिला इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का ट्रांसफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। साथ साथ स्कूलों में विशाखा समितियां बनाने का ऐलान किया गया। ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता था कि पहले बच्चे और बच्चों पर अत्याचार नहीं होता था, लेकिन अब उसको बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि सामाजिक और धार्मिक रीति से हम लोग जिस तरह से हेट्रेड का प्रचार कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि लोगों के अंदर की जो क्रिमिनलाइजेशन जो है, भावना जो है, वो बढ़ती जा रही है। और उसके अंदर का जानवर जो है वो कभी खुल के बाहर आता है तो अत्याचार करवा देता है। बदलापुर कांड से इंसानी शर्मसार है तो सरकार और सिस्टम कटघरे में है। सवाल ये कि क्या एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी ओर बेटियां और बहनों की इज्जत तार-तार हो रही है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? सवाल ये भी कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर क्यों आना पड़ता है? पुलिस और प्रशासन आरोपी तक पहुंचने में इतनी देर क्यों कर देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात लेटरल एंट्री की, जिसको लेकर सियासत हो रही है। दरअसल सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 45 पदों पर भर्ती को लेकर, अब इसको वापस ले लिया गया है। लेकिन लेटरल एंट्री में भर्तियों का मामला कोई नया नहीं है। इसके पहले भी भर्तियां होती थी। 2019 के बाद से लेकर 2020-21 यानी कोरोना के दौर को अगर हम छोड़ दें तो तकरीबन पिछले 5 सालों में कई भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत हुई हैं। लेकिन इस बार इसमें विपक्ष ने आरक्षण वाला दांव खेला और सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया। हालांकि सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार में उसके अपने सहयोगी भी इसको लेकर सुझाव, शिकायत करने लगे और यही वजह बनी कि सरकार ने बिना वक्त गवाए विवादित हो चुकी इन भर्तियों की प्रक्रिया को वापस लेने का फरमान सुना दिया। लेटरल एंट्री को लेकर सरकार ने भले ही भर्तियां करने का फैसला वापस ले लिया हो, इस मुद्दे पर कल तक विपक्ष को घेरने वाली सरकार पर फैसला वापस लेने की वजह उसकी अपनी ही सरकार के साथ ही है। अब ये बहस का मुद्दा जरूर है।
लेटरल एंट्री के विरोध में सबसे ज्यादा गूंज आरक्षण की सुनाई थी। विपक्ष ने सरकार पर सीधे सीधे आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया और जिसका जिक्र इस फैसले को रद्द करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया है। फैसला वापस लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। वही कांग्रेस की तरफ से महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मजबूरी में ही ये फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि ये नौकरशाही में अग्निवीर वाली स्कीम है, जिसके जरिए आरक्षण के अंत का दरवाजा खोलने की बात है, क्योंकि ये सलाहकार के पद नहीं है, बल्कि वो पद हैं जो संविधान के दायरे में आते हैं। देखिए, पिछले 4 साल से कुछ मेरे ख्याल में 50 या 65 लोग ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री से आए हैं, पर पहली बार एक साथ 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला गया यूपीएससी, और यूपीएससी तो बिना सरकार के अनुमति के बिना तो कुछ करेगा नहीं, तो ये सरकार के निर्देश पर ही तो किया गया था। और कल तक देखिए, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं। हालांकि राहुल की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला करने में देर नहीं लगाई। पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल और उनके खानदान की आरक्षण और SC, ST, OBC को लेकर खानदानी विरासत रही है और उनकी अज्ञानता भी किसी छुपी नहीं है। सुधांशु ने हाल ही में बनाए गए कैबिनेट सचिव का जिक्र करते हुए पूछा कि उन्हें आरक्षण का लाभ आखिर कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं मिला। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC, ST, OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC, ST, OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। वहीं इस मसले पर सरकार के फैसले से उलट राय रखने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद जताया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी। इसके पहले चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री से भर्ती के इस मसले पर बोलते हुए कहा था कि आरक्षण से जुड़ी चिंताओं को देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की बात कही थी। चिराग पासवान के अलावा इस मसले पर सियासी धार देते हुए लालू यादव, अखिलेश यादव और मायावती ने भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू ने जहां इस भर्ती के जरिए RSS के लोगों को नौकरशाही में एंट्री कराने का दावा किया, तो विपक्ष के दूसरे नेताओं ने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता दिया। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, उसने कहीं न कहीं बीजेपी को चौकन्ना कर दिया है और यही वजह है कि बीजेपी बैठे बिठाए आरक्षण के इस मुद्दे को विपक्ष के हाथों में थमाकर तमाशा नहीं देखना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जा रहे हैं और जिस पर सबसे ज्यादा नजर है वो है यूक्रेन के जानी दुश्मन रूस की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी रूस भी गए थे और जिसको लेकर रूस काफी उत्साहित था और उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब पासा पलट गया है। यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। भारत की रणनीतिक समझ को अब यूक्रेन समझ नहीं पा रहा है।
रूस नहीं समझ पा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश नीति हमेशा से साफ स्पष्ट रहती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रातों रात जंग की खबर से हर देश हैरान था। जिस वक्त जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई। ऐसे में अलग अलग देश जंग के हालात को देखते हुए एक दूसरे का रुख जानने में लग गए थे, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता दी थी। पूरी दुनिया भारत के रुख को भी स्पष्ट करने में जुट गई, लेकिन भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है। भारत ने यह साफ कर दिया कि किसी भी हाल में नरसंहार समाधान नहीं है। भारतीय विदेश नीति ने हमेशा सभी देशों से सामंजस्य बिठाने का काम किया है। India strongly reiterates the need for an immediate cessation of all hostilities and a return to dialogue and diplomacy. Clearly, as Prime Minister Narendra Modi has emphasized, this cannot be an era of war. On our part, we are also providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors under economic stress. Turning to the specific topic before the Council today, let me emphasize that even in conflict situations, there can be no justification for violation of human rights or of international law. Where any such acts occur, it is imperative that they are investigated in an objective and independent manner. This was the position we took with regard to the killings in Bucha, and this is the position we take even today. भारत की इसी मजबूत विदेश नीति का ही नतीजा है कि पीएम मोदी बिना किसी दबाव के यूक्रेन का निडर दौरा करने जा रहे हैं। भारत का रूस के साथ हमेशा से मजबूत रिश्ता रहा है और हाल ही में पीएम के रूस दौरे के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की मेहमान नवाजी बहुत ही गर्मजोशी से की थी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई थी। खासकर अमेरिका इस दौरे पर नजर बनाए हुए था। ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस की कड़ी नजर है, क्योंकि उसके जानी दुश्मन यूक्रेन में पीएम मोदी का दौरा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और रूस के गले से ये बात उतरना मुश्किल है। युद्ध को लेकर क्या बातचीत होगी, यूक्रेन से भारत के आर्थिक समझौतों से लेकर पीएम मोदी के एक एक रुख पर रूस नजर रखेगा। हालांकि भारत ने दोनों देशों के लिए अपना रुख हमेशा साफ और स्पष्ट किया है। It's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's a alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So, I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. अब बताते हैं कि जंग के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये दौरा इतना अहम क्यों है। आपको बता दें कि भारत और यूक्रेन के बीच हमेशा से कूटनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं, जिन्हें इस दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। वहीं यूक्रेन में भारत के निवेश की संभावना बढ़ी है, क्योंकि जेलेंस्की ने इसकी उम्मीद भी जताई है। हाल के उच्च स्तरीय संपर्क भी और मजबूत होंगे। भारत और यूक्रेन के आपसी व्यापार के कई दस्तावेजों पर मोहर लग सकती है। दोनों देशों में
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत संभव है। वहीं इस दौरान कई दूसरे समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने बताया कि 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जाएगा, जो कि अपने आप में काफी ऐतिहासिक होगा। ऐसे में भारत हमेशा से ही यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है। पीएम के दौरे के दौरान यूक्रेन में चल रहा संघर्ष भी चर्चाओं का हिस्सा होगा। Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. इस दौरे पर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं जेलेंस्की को भी पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। युद्ध से लेकर यूक्रेन के आर्थिक हालात को लेकर जेलेंस्की भारत का सहयोग चाहते हैं। पीएम मोदी की विश्व भर में लोकप्रियता के बाद जेलेंस्की को इस बात पर गर्व है कि मोदी उनके साथ खड़े हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी थी और जब भी वैश्विक मंच पर पीएम मोदी से मिलते हैं, हमेशा गर्मजोशी से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर, अजमेर कांड के सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, साथ साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 32 साल पहले 100 से अधिक छात्राओं पर जुल्म किया गया था और उनकी अश्लील वीडियो बनाकर और उसको वायरल किया गया था, उसको जो है पब्लिक डोमेन में साझा किया गया था। 32 साल बाद पीड़ितों को इंसाफ मिला है और इसी डर से कई छात्राओं ने उस वक्त आत्महत्या भी कर ली थी और अब इस पूरे मामले में इंसाफ मिला। लंबा इंतजार, लेकिन इसके बाद जिला अदालत ने इन 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी इनको सुनाया गया है। ये बड़ी खबर, 1992 में ये पूरा मामला हुआ था, जब इस खबर ने पूरे देश की राजनीति को हिला के रख दिया था। अब इस पूरे मामले में 32 साल बाद फैसला आया और 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 1992 में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली 100 से अधिक छात्राओं से गैंगरेप किया गया था। उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट कर दी गई थी, जिसके बाद तहलका मच गया था। कई लड़कियों ने बदनामी की डर से उस वक्त आत्महत्या भी कर ली थी। उस वक्त भैरव सिंह सरकार थी और इस पूरे मामले की जांच सीआईडी और सीबी को सौंपी गई थी। इस पूरे मामले में अब 32 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, अब सभी को उम्र कैद की सजा। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।